Hello everyone, welcome back. In this video, I am going to teach you the very first chapter which is the origins of language. अच्छा इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना है कि लैंग्वेज जो है ओरिजिनेट क्यों हुई। तो इसके कुछ स्पेकुलेशंस हैं। We simply don't know how a language originated. We do know that the ability to produce sound and simple vocal patterning appears to be an ancient part of brain that we share with all vertebrates including fish, frogs, birds and other mammals. अच्छा हम नहीं जानते कि लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई, लेकिन हमें यह पता है कि साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी और सिंपल वोकल पैटर्निंग का मतलब यह है कि जो हम वोकल साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका पैटर्न जो है ना वो किधर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपेयर्स टू बी एन एंशियंट पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का एक एंशियंट पार्ट है, वहाँ पे ये सारी वोकल पैटर्निंग जो है वो वहाँ पे लोकेट है और एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड भी वहीं पे है। और ये वाला पार्ट जो है हम तमाम वर्टिब्रेट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। वर्टिब्रेट्स तो आप जानते ही होंगे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। अच्छा, उनमें आते हैं फ़िश, फ्रॉग, बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। बट दैट इज़ नॉट ह्यूमन लैंग्वेज। वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है जो बाकी मैमल्स भी बोल रहे हैं या जो भी है। अच्छा ये ना बात है तब की जब ब्रेन जो है लिटरलाइज नहीं हुआ था, जब हमने ब्रेन की लिटरलाइजेशन को स्टडी नहीं किया था। ये लिटरलाइजेशन वाली बात जो है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा लैंग्वेज एंड ब्रेन का, वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अच्छा, वी सस्पेक्ट दैट सम टाइप ऑफ स्पोकन लैंग्वेज मस्ट हैव डेवलप बिटवीन 1,50,000 ईयर्स अगो, वेल बिफोर रिटन लैंग्वेज अबाउट 5,000 ईयर्स अगो। जो स्पोकन लैंग्वेज है वो कब डेवलप हुई थी? 1 लाख या 50,000 साल पहले। मतलब कि स्पोकन लैंग्वेज पहले आई है और रिटन लैंग्वेज तो अभी 5,000 साल पहले आई है। तो ये आप लोग इन पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। Yet, among the traces of early periods of life on Earth, we never find any direct evidence or artifacts relating to the speech of our distant ancestors that might tell us how language was back in the early stages. अच्छा, जो हमें पहले के जो है पहले जो ज़मीन पे लाइफ कैसी थी उनके जो हमें ट्रेसेस मिले हैं ना, उनमें जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनका आपको पता ही होगा, उनमें हमें जो है ना ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला या आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है नमूने जैसे। तो कोई हमें ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला जिससे हम बता सकें कि जो पहले ज़मीन पे लोग रहते थे उनकी स्पीच कैसी थी या कैसी नहीं। नहीं हमें पता, क्योंकि हमें ऐसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं, इसलिए हम ना इस बारे में बता ही नहीं सकते कि ओरिजिन जो है ह्यूमन स्पीच का वो कैसे हुआ। अच्छा, जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द डिवाइन सोर्स, ये वैसे हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इसमें ये बात है कि जब हज़रत वो वाला वाक़या जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया और उनको इन चीज़ों के नाम बता दिए, फिर वही चीज़ें जब फ़रिश्तों के सामने की तो अल्लाह ताला ने उनसे उनके नाम पूछे, वो लोग नहीं बता सके। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो उनके नाम पता थे। तो ये उस तरह की मतलब उस टाइप की जो स्टोरी है ना उसके बारे में ये डिवाइन सोर्स में बताया हुआ है। और ये तो मुस्लिम्स का बिलीव है ना, और जो हिंदू हैं वो लोग समझते हैं कि ब्राह्मा जो है उनकी तो वो समझते हैं कि वहाँ उनसे ब्राह्मा से जो है ना लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी जो है उनका अपना व्यू है, मुस्लिम्स का अपना है, हिंदूज़ का अपना है। तो ये सब अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ले। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द नेचुरल साउंड सोर्स। अच्छा, ये भी जो नेचुरल साउंड सोर्स है ना, ये भी हमें यही इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लैंग्वेज ओरिजिनेट कैसे हुई। ये भी उसी का एक पॉइंट है। A quite different view of the beginnings of the language is based on the concept of the natural sound. The basic idea is that primitive word could have been the imitations of the नेचुरल साउंड्स विच अर्ली मैन एंड वीमेन हेard अराउंड देम। तो जो नेचुरल साउंड सोर्स है ना, इसका बेसिक आइडिया क्या है कि जो प्रिमिटिव वर्ड्स थे, पुराने जो वर्ड्स हैं, वो उन साउंड्स की कॉपी हो सकते हैं जो अर्ली मैन एंड वीमेन उन लोगों ने जो पहले लोग रहते थे उन्होंने अपने गिर्द गिर्द आवाज़ें सुनी, तो मतलब कि उनकी कॉपी हो सकते हैं कुछ वर्ड्स ना। When an object flew by making a caw-caw sound, the early human tried to imitate the sound and use it to refer to the thing associated with the sound. जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉ साउंड प्रोड्यूस करके उड़ रहा था, तो जो पहले के लोग थे अर्ली ह्यूमंस, उन्होंने इस साउंड को इमिटेट किया और उस चीज़ के साउंड से रेफ़र करने की कोशिश की जिससे ये कॉ साउंड मिलती थी। फिर एक और
फ्लाइंग क्रिएचर ने कू साउंड प्रोड्यूस की, तो ये नेचुरल साउंड जो थी वो उसी काइंड के ऑब्जेक्ट से ना वो लोग रेफ़र कर देते थे, मतलब कि वो इमिटेशन समझते थे कि जो हम साउंड सुनते हैं इर्द गिर्द में, तो जो कुछ वर्ड्स हैं ये उनकी ना इमिटेशंस हैं। तो बेसिक आइडिया यही है। द फैक्ट दैट ऑल मॉडर्न लैंग्वेज हैव सम वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन दैट सीम टू इको नेचुरली अकरिंग साउंड्स कुड बी यूज टू सपोर्ट दिस थ्योरी। अच्छा, ये थ्योरी है बाउ वाउ थ्योरी। इसका ये बाउ वाउ थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन उनके वर्ड से मैच करती है, तो उसको बाउ वाउ थ्योरी करते हैं। थ्योरी ये बाउ वाउ है, और जो वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है साउंड, जिनका प्रोनाउंसिएशन जैसे हम बोलेंगे वही उनका एक्चुअल साउंड होगा। तो वो जो वर्ड्स हैं वो उन्हें हम अनोमोटोपिया वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, जैसे कि वर्ड्स हैं कू, स्प्लैश, बैंग, बूम, रेटल, बज़, हिस, स्क्रीच, और इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे ना। तो ये अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बाउ वाउ थ्योरी क्या है और अनोमोटोपिया वर्ड्स क्या है। फिर उसके बाद है, इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट ओरिजिनल साउंड्स ऑफ लैंग्वेज मे हैव कम फ्रॉम नेचुरल क्राइज ऑफ इमोशन सच एज पेन, एंगर एंड जॉय। अच्छा, एक ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जो ओरिजिनल साउंड्स है ना लैंग्वेज की, वो हमारे नेचुरल क्राइज ऑफ इमोशन से हैं। जैसे कि जो हमारे इमोशन है पेन, एंगर, जॉय, जो उस टाइम पे उस स्टेट ऑफ इमोशन में हम होते हैं और जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि वो वाली साउंड जो है ना कुड बी द सोर्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, बाय दिस रूट प्रोज्यूमली आउच केम टू हैव इट्स पेनफुल कॉनोटेशन। जब भी हम पेन वाली कोई सिचुएशन में होते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, आउच। तो अगर हम जॉय वाली स्टेट ऑफ इमोशन में है तो हम बोलेंगे वाओ, या इस तरह के वर्ड्स ना। तो बट आउच एंड अदर इंटरजेक्शन सच एज आह, ओह, वाओ एंड यक आर यूजली प्रोड्यूस्ड विद सडन इनटेक्स ऑफ ब्रेथ विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ ऑर्डनरी टॉक। अच्छा, इसमें इन्होंने बताया हुआ कि कुछ इंटरजेक्शंस जो हैं, इंटरजेक्शंस यही होती हैं कि जैसे कि आह है, आउच है, वाओ है, यक है, इस तरह के जो साउंड हम लोग किसी भी स्टेट ऑफ इमोशन में प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने बोला हुआ है कि ये वाली जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं ना, ये सडन इनटेक्स ऑफ ब्रेथ, मतलब कि जब हम एयर इनहेल कर रहे हैं हम तब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि ऑपोजिट है हमारे ये नॉर्मल साउंड के। अब हम जैसे हमारी स्पोकन लैंग्वेज है वो हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सहेल ब्रेथ में, लेकिन ये वाले कुछ इंटरजेक्शंस हैं ये हम इनहेल जब एयर इनहेल कर रहे हैं तब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली द एक्सप्रेसिव नॉइजेज पीपल मेक इन इमोशनल रिएक्शंस कंटेन साउंड्स दैट आर नॉट otherwise used in speech production and consequently would seem to be rather unlikely candidates as source sounds for the language। अच्छा, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो इंटरजेक्शंस हम लोगों ने जब ब्रेथ इनहेल किया है, सांस अंदर को लिया है, वो तब हमने जो साउंड्स प्रोड्यूस किया ना, वो जो है नेचुरल साउंड सोर्स उसका सोर्स नहीं हो सकता हमारी लैंग्वेज का, जो कि क्योंकि हमारी नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज तो एक्सहेल ब्रेथ पे प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए जो ये वाली इंटरजेक्शन है, जो भी साउंड हम लोग इनहेल ब्रेथ पे प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा लैंग्वेज का सोर्स नहीं हो सकता। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द सोशल इंटरेक्शन सोर्स। अच्छा, तो जो सोशल इंटरेक्शन सोर्स है उसमें बेसिकली हमारा मतलब हमने पढ़ना क्या है, उसमें एक पॉइंट ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो पहले लोग होते थे ना, जब वो लोग लार्ज बिट्स ऑफ ट्रीज़ या जैसे दरख्त वगैरह उठा के लेके जा रहे हैं, या लाइफलेस हेरी मैमोथ्स होते हैं एक किस्म के हाथी, तो अगर वो उनको उठा के लेके जा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो हैवी होंगे। तो जब हम कोई भी वज़नी काम करते हैं, कोई भी हैवी चीज़ हम उठा के लेके जाते हैं, तो हम कुछ ना साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रंट्स, ग्राउंड्स एंड कर्सेस। जैसे हमें सांस चढ़ जाता है कुछ भी हैवी काम करके, तो वो वाली जो साउंड्स हैं ना उनको ये ग्रंट्स, ग्राउंड्स एंड कर्सेस बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी जो है ना हमारा लैंग्वेज का जो है सोर्स हो सकती हैं। अब इसको पढ़ते हैं। अनदर प्रपोजल इन्वॉल्विंग नेचुरल साउंड्स हैज़ बीन कॉल्ड द Yoho theory. The idea is that sounds of a person involved in the physical effort could be the source of our language। देख लें, फिज़िकल एफर्ट मतलब कि यही वाली फ़िज़िकल एफर्ट है ना कि लोग जो हैं वो दरख्त उठा के लेके जा रहे हैं, मतलब लार्ज बिट्स ऑफ ट्रीज़ और लाइफलेस हेरी मैमोथ्स, तो उनको उठा के लेके जाते हुए जो भी उन्होंने साउंड प्रोड्यूस की होगी, उन्होंने इस थ्योरी में, योहियो थ्योरी में बताया हुआ कि ये जो है ना सोर्स हो सकता है हमारी लैंग्वेज का।
अच्छा, especially when that physical effort involved several people and interaction had to be coordinated. ये वाली फ़िज़िकल एफ़र्ट मतलब कि स्पेशली तब के जब इस फ़िज़िकल एफ़र्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों और उनके दरमियान ना कोई इंटरेक्शन हो. सो अ ग्रुप ऑफ अर्ली ह्यूमंस माइट डेवलप अ सेट ऑफ हम्स, grunts, grounds and curses that were used when they were lifting and carrying large bits of trees or lifeless hairy mammoths. फिर नेक्स्ट है द अपील ऑफ दिस प्रपोजल इज़ दैट इट प्लेसेस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट. अर्ली पीपल मस्ट हैव लिव्ड इन ग्रुप्स. जो पहले लोग थे ना वो ग्रुप्स बना के रहते थे. अब जब ज़्यादा सारे ग्रुप्स होंगे तो उनकी तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी ना. तो इन ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए ना कोई तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए. तो ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना कुछ भी हो सकता था. ये ग्रंट्स एंड कर्सेस भी हो सकते थे. अच्छा, यहाँ पे है अर्ली पीपल मस्ट हैव लिव्ड इन ग्रुप्स इफ़ ओनली बिकॉज लार्जर ग्रुप्स ऑफर्ड बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक. ग्रुप्स आर नेसेसरली social organizations and to maintain those organizations some form of communication is required. जाहिर है जब इतने सारे लोग होंगे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको मेंटेन करने के लिए अब कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन चाहिए ना. बात तो आपस में करेंगे, जाहिर है चुप करके तो नहीं ना रह सकते. तो उस टाइम तो मतलब लैंग्वेज इतना ओरिजिनेट भी नहीं हुई. तो इसलिए इन्होंने बताया हुआ कि वो कम्युनिकेशन की फॉर्म्स क्या हैं, ग्रंट्स एंड कर्सिज्म. तो वही वाली साउंड जो वो फिज़िकल एफर्ट करते हुए जो है ना प्रोड्यूस कर रहे थे. फिज़िकल एफर्ट कौन सी थी? बड़े बड़े दरख्त उठा के लेके जाना, मेहमत उठा के लेके जाना, इस तरह. सो human sound however they were produced must have had some principle used within the life and social interaction of early human groups. This is an important idea that may relate to the uses of humanly produced sounds. It does not however answer our question regarding the origins of the sound produced. ये जितने भी हमने पढ़ा है यही थ्योरी पढ़ी है, यहाँ हमने ये पढ़ा है कि जो ग्रुप्स हैं उनका बेसिकली जो साउंड सोर्स है वो ये कम्युनिकेशन फॉर्म जो है वो ग्रंट्स और कर्सेस भी हैं. तो ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एंड पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये हमारा ये जो भी थ्योरी है जो कुछ भी है ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रही कि जो है ना साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिज़िकल एडेप्टेशन सोर्स. इसमें बेसिकली हमने एडेप्टेशन हमारे फिज़िकल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ना है. टीथ, लिप्स, माउथ एंड लेरिक्स के बारे में. जो ये ऊपर वाला पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है. जैसे कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ साउंड्स एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन स्पीच we can look at the types of physical features humans possess, especially those that are distinct from other creatures which may have been able to support speech production. Some effect of this type of change can be seen in physical differences between the skull of gorilla and that of Neanderthal man from around 60,000 years ago. अच्छा, हम आ जाते हैं टिथ, लिप्स, माउथ, लेरिंक्स एंड फेरिंग्स पे. Human teeth are upright, not slanting outwards like that of apes, and they are roughly even in height. अच्छा, ह्यूमन टीथ जो हैं वो अपराइट होते हैं. हमारे जो हैं हमारे ह्यूमन टीथ की बात हो रही है, जैसे एपीज़ हैं उनके जो दांत होते हैं वो थोड़े बाहर को निकले हुए होते हैं. Human teeth are upright, not slanting outwards like those of apes, and they are roughly even in height. हमारे जो टीथ हैं वो अपराइट हैं. हमारे एपीज़ की तरह टीथ ऐसा नहीं है कि बाहर को निकले हुए हैं, क्योंकि हमारे टीथ जो हैं उनका पर्पज़ ये है कि उन्होंने फूड को ग्राइंड करना है एंड च्यू करना है. मतलब हम खाना जो है चबा के खाते हैं ना. एपीज़ जो होते हैं उनके टीथ का फंक्शन होता है राइपिंग और टेयरिंग, कि उन्होंने जैसे किसी भी जानवर को खाना है तो उसको फाड़ के ऐसे इस तरह. तो हम लोगों ने तो सिर्फ फूड जो है उसको च्यू करना होता है. दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग साउंड फ व. जब आप ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे ना फ व, आप देखें आपके टीथ इन्वॉल्व हो रहे हैं. जब आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे प ब तो आपके लिप्स इन्वॉल्व होंगे. अब हम ह्यूमन लिप्स के बारे में पढ़ते हैं. ह्यूमन लिप्स हैव मच मोर इंट्रिकेट muscles interlacing than is found in other primates, and their resulting flexibility certainly helps in मेकिंग साउंड्स लाइक प ब. हमारे लिप्स जो हैं उनमें ज़्यादा इंट्रिकेट मसल्स हैं, बाकी प्राइमेट्स में इतने नहीं हैं. और हमारे लिप्स में जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम साउंड्स भी डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब है माउथ. द ह्यूमन माउथ इज़ रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू अदर प्राइमेट्स, कैन बी ओपन एंड क्लोज रैपिडली एंड कंटेन अ स्मॉलर, थिकर एंड मोर मस्कुलर टंग which can be used to shape a wide variety of sounds inside the oral cavity. Human mouth जो है वो मतलब
रिलेटिवली स्मॉल है बाकी प्राइमेट से ना, तो इसलिए हम इसको रैपिडली ओपन क्लोज कर सकते हैं। और हमारी जो टंग है वो मस्क्यूलर है, ज़्यादा मस्क्यूलर है बाकी प्राइमेट से, जिसकी वजह से जो है ना हम डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और in addition, unlike other primates, human can close off the airway through the nose to create more air pressure in the mouth. The overall effect of these small differences taken together is a face with more intricate muscle interlacing in the lips and mouth, capable of wider range of shapes and more rapid and powerful delivery of sounds produced through these different shapes. जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है इन स्मॉल डिफरेंसेस का वो क्या है? स्मॉल डिफरेंसेस कौन से? जो ह्यूमन टीथ, ह्यूमन लिप्स, ह्यूमन माउथ। अच्छा, इनके जो स्मॉल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो हमने अभी पहले पढ़ लिए हैं कि बाकी प्राइमेट से किस किस तरह जो है ये डिफरेंट हैं। तो जो हम इन स्मॉल डिफरेंसेस को एक साथ मिलाएं तो हमारा फेस बनता है, जिसमें इंट्रिकेट मसल हैं जो इंटरलेस कर रहे हैं हमारे लिप्स और माउथ के दरमियान, जिसकी वजह से हम कैपेबल ऑफ वाइड रेंज ऑफ शेप्स, हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं अपने लिप्स और टंग की वजह से। तो जो डिफरेंट शेप बनाने से हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, इसको हम ज़्यादा जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। अब हमने टीथ, लिप्स, माउथ, टंग इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं लेरिंक्स और फेरिंक्स के बारे में। द ह्यूमन लेरिंक्स और वॉइस बॉक्स। लेरिंक्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, क्योंकि इसमें वोकल फोल्ड्स होते हैं जो कि डिफर्स, ह्यूमन लेरिंक्स डिफर्स इन पोजीशन फ्रॉम द लेरिंक्स ऑफ अदर प्राइमेट्स सच एज मंकीज़। हमारे लेरिंक्स की पोजीशन जो है दूसरे प्राइमेट्स के लेरिंक्स की पोजीशन से डिफ़र करती है। In the course of human physical development, the assumption of an upright posture moved the head more directly above the spinal column, and the larynx dropped to a lower position. अब जब हमारा मतलब ह्यूमन बॉडी का जब फिज़िकल डेवलपमेंट हुई तो हमारा एक, क्योंकि अपराइट पोस्चर है, जिसकी वजह से हमारा हेड जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर है। और लेरिंक्स जब फिज़िकल डेवलपमेंट हुई तो हमारा लेरिंक्स लोअर पोजीशन में चला गया। फिर इसने लोअर पोजीशन में जाके एक लॉन्गर कैविटी क्रिएट की अबव द वोकल फोल्ड्स, जिसको हम कहते हैं फेरिंक्स। अब पढ़ते हैं इस बारे में। दिस क्रिएटेड अ लॉन्गर कैविटी कॉल्ड द फेरिंक्स अबव द वोकल फोल्ड्स विच एक्ट्स एज रेजोनेटर। फेरिंक्स को हम क्या कहते हैं? रेजोनेटर। और लेरिंक्स है वॉइस बॉक्स। For increased range and clarity of the sound produced via the larynx and the vocal tract. जो फेरिंक्स है ये हमारी साउंड्स को ज़्यादा क्लियर जो है ना प्रोड्यूस करता है, इसने इसकी रेंज मतलब बढ़ा दिया है। One unfortunate consequence of this development is that the lower position of the human larynx makes it much more possible for the human to choke on pieces of food. अच्छा, इसका एक अनफॉर्चुनेट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस डेवलपमेंट का ये है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना जो है वो गले में फंस भी सकता है। बस यही एक अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द टूल मेकिंग सोर्स। इन द फिजिकल अडेप्टेशन व्यू, वन फंक्शन मस्ट हैव बीन सुपर इम्पोज्ड ऑन एग्जिस्टिंग एनाटॉमिकल फीचर्स, जैसे कि टिथ लिप्स प्रीवियसली यूज्ड फॉर पर्पसेस च्यूइंग सकिंग। जो हमारे फिज़िकल अडेप्टेशन है उसमें एक फ़ंक्शन जो है ना वो दूसरे हमारे जो क्या कहते हैं पहले से एग्जिस्ट करते हुए एनाटॉमिकल फीचर्स थे, जैसे टिथ लिप, इन पे ना इनका फंक्शन सुपर इम्पोज्ड हो गया। मतलब कि पहले ये यूज़ होता था जैसे चू और सकिंग के लिए। अब हमने पढ़ना है ये लिटरलाइज वाली बात जो मैं पहले कर रही थी वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी। द ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट ओनली लार्ज रिलेटिव टू द ह्यूमन बॉडी साइज, इट इज़ ऑल्सो लिटरलाइज्ड, दैट इज़ इट हैज़ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन ईच ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स। हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के साइज से ना कि सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है बल्कि ये लिटरलाइज भी हुआ है। मतलब कि लिटरलाइज कैसे? कि जैसे हमारा कॉर्पस कैलोसम है, अब पूरा एक कॉर्पस कैलोसम है, जब हम इसको लेटरलाइज करते हैं तो इसमें दो हेमिस्फेयर आते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स। Those function that control the motor movements involved in the complex vocalization and object manipulation, making or using tools are very close to each other in the left hemisphere of brain. अच्छा, वो वाले फंक्शन जिन्होंने हमारी मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, कौन सी मोटर मूवमेंट? जो हमारी कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन का मतलब स्पीकिंग, जो हमारे बोलते हुए हमारी मोटर मूवमेंट्स हो रही हैं ना, ये उनको कंट्रोल करेगा। और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, मेकिंग और यूजिंग टूल्स,
तो ये जो है ये हमारे ज़्यादा क्लोज किस में है, लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन. इट मे बी दैट देयर वॉज एन एवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज यूजिंग एंड टूल यूजिंग एबिलिटीज ऑफ ह्यूमंस एंड दैट बोथ वर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पीकिंग ब्रेन. Most of the other speculative proposals concerning the origins of the speech seem to be based on a picture of humans producing single noises to indicate objects in their environment. अब ये हो सकता है कि लैंग्वेज यूजिंग और टूल यूजिंग एबिलिटीज़ जो है ह्यूमन की, इनके दरमियान में ना एक एवोल्यूशनरी कनेक्शन है, क्योंकि ये दोनों ही किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग ब्रेन. Most of the other speculative proposals concerning the origins of the speech seem to be based on a picture of human producing single noises to indicate objects in their environment. Next point है हमारा the genetic source. We can think of human baby in its first few years as a living example of some of the physical changes taking place. अब जो human baby in its first few years मतलब कि जो किसी स्मॉल बेबी जब उसमें फ़िज़िकल चेंजेस हो रही हैं, हम उसको ना एक लिविंग एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि हमें पता चले कि फ़िज़िकल चेंजेस जो हैं ह्यूमन में कैसे हुई. एट बर्थ द बेबीज़ ब्रेन इज़ ओनली अ क्वार्टर ऑफ इट्स इवेंचुअल वेट. जब उस बेबी की बर्थ हुई थी तो उसका ब्रेन का साइज़ सिर्फ उसके पूरे बॉडी वेट का क्वार्टर था. एंड द लेरिंक्स इज़ मच हायर इन द थ्रोट अलाउइंग बेबीज़ लाइक चिंपैंजीज टू ब्रीथ एंड ड्रिंक एट द सेम टाइम. In a relatively short period of time, the larynx descends, the brain develops, the child assumes an upright posture and start walking and talking. अच्छा, स्टार्ट में जो है ना, जो ब्रेन का वेट है वो क्वार्टर है उसके इवेंचुअल वेट से, और लेरिंक्स जो है ना वो हायर है थो पोजीशन में. लेकिन जब डेवलपमेंट होगी तो लेरिंक्स मतलब नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो फेरिंक्स एक लॉन्ग कैविटी क्रिएट करता था. फेरिंक्स जो हमने पहले भी पढ़ा, आपको याद होगा. तो ब्रेन भी डेवलप हो गया, लेरिंक्स डिसेंड हो गया, चाइल्ड ने एक अपराइट पोस्चर बना लिया और फिर वो चलने भी लग गया और बोलने भी लग गया. जाहिर है डेवलपमेंट आपने देखा ही होगा, ऐसी ही होती है. This almost automatic set of developments and the complexity of the young child's language have led some scholars to look for something more powerful than small physical adaptations of the species over time as source of language. अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक सेट ऑफ डेवलपमेंट है, ये यंग चाइल्ड का कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उन्होंने कुछ स्कॉलर्स को फोर्स किया कि वो कुछ पावरफुल चीज़ की तरफ देखें, इन स्मॉल फिज़िकल अडेप्टैशंस को छोड़ के ना कुछ पावरफुल चीज़ देखें जिससे उनको सोर्स ऑफ लैंग्वेज का पता चल सके. इवन चिल्ड्रन हु आर बोर्न डेफ and do not develop speech become fluent sign language users given appropriate circumstances very early in life. उन्होंने देखा जो बच्चे मतलब जो डेफ होते हैं, जो सुन नहीं सकते, वो जो है ना फ्लुएंट साइन लैंग्वेज यूज़र बन जाते हैं, जो बोल नहीं सकते, सॉरी. गिवन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस वेरी अर्ली इन लाइफ, दिस सीम टू इंडिकेट दैट ह्यूमन ऑफस्प्रिंग आर बोर्न विद स्पेशल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज. क्योंकि जो डेफ बेबीज़ पैदा हुए तो उनमें भी मतलब एबिलिटी है कि वो अपनी बात जो है ना इशारों के ज़रिए समझा सकते हैं. तो इससे पता ये चला कि जो ह्यूमन ऑफस्प्रिंग है ना, उनमें पहले से ही एक स्पेशल कैपेसिटी है लैंग्वेज की. यहाँ पे हो गया हमारा टॉपिक एंड. दैट्स ऑल फॉर द टू डेज़ लेक्चर. होप सो आपको बात समझ आ गई होगी. आप एक ओवरव्यू ले लें लेक्चर का. नेचुरल साउंड सोर्स में हमने क्या पढ़ा था, बावो थ्योरी पढ़ी है, नोमोटोपिया इसके बारे में पढ़ा है कि नोमोटोपिक वर्ड्स कौन से होते हैं. जैसे साउंड्स थी जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है उनके साउंड से मैच करती है, वो नोमोटोपिक वर्ड्स होते थे. फिर उसके बाद हमने सोशल इंटरेक्शन सोर्स पढ़ा. सोशल इंटरेक्शन सोर्स में आप वो वाली एग्जांपल याद रख लें कि फ़िज़िकल एफ़र्ट है. फ़िज़िकल एफ़र्ट कौन से वाली है, जब वो लार्ज बिट्स ऑफ ट्रीज़ उठा के लेके जा रहे हैं और हेरी मैमथ्स को, वो है. फिर हमने पढ़ा है फिज़िकल अडेप्टेशन सोर्स. फिज़िकल अडेप्टेशन सोर्स में हमने पढ़ा है टिथ, लिप्स, माउथ, लेरिंक्स एंड फेरिंक्स. इन सब के बारे में पढ़ा है कि टीथ जो हैं अपराइट हैं. अब हमारी मतलब ये स्मॉल फिज़िकल चेंजेस है ना, दूसरे प्राइमेट से डिफरेंट है. टीथ हमारे अपराइट होते हैं, हमारे लिप्स जो हैं उनमें इंट्रिकेट मसल्स हैं. अब हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. टीथ कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, फ व. लिप्स कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, प ब. और माउथ के बारे में हमने पढ़ा, टंग के बारे में हमने पढ़ा, हमने लेरिंक्स के बारे में पढ़ा कि लेरिंक्स वॉइस बॉक्स होता है, फेरिंक्स जो है वो रेजोनेटर होता है क्योंकि वो हमारी ज़्यादा क्लियर साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है. और डेवलपमेंट जब हुई
तब क्या हुआ, ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। टूल मेकिंग सोर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रेन लिटरलाइजेशन के बारे में। इस तरह से आप जो है ना कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रख के टॉपिक को याद करें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। द जेनेटिक सोर्स में हमने क्या पढ़ा, बेबी ह्यूमन बेबी की डेवलपमेंट पढ़ी कि उसका ब्रेन का साइज़ जो है वो क्वार्टर होता है उसके इवेंचुअल वेट से। लेरिंक्स जो है हायर होता है थ्रोट में, जब डेवलपमेंट होती है तो लेरिंक्स डिसेंड कर जाता है, अपराइट पोस्चर आ जाता है, ब्रेन भी डेवलप कर जाता है। और इसमें हमने एक और बात पढ़ी थी, जो बच्चे मतलब डेफ पैदा होते हैं उनमें भी क्या कहते हैं बात अपनी समझाने की एबिलिटी है, क्योंकि वो फ्लुएंट साइन लैंग्वेज यूज़र्स बन जाते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आई थिंक क्लियर हो गया सब। बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।